which chapter are we doing? Ma'am is asking you something. Which chapter were we doing, beta? Periodic table? Yes. महक आपके सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में? महक I suppose you are महक. महक देखो तुम्हारा नाम याद है मुझे पूरे क्लास में याद किया आपने? एटॉमिक नंबर्स 1 to 20 सुनाओगे? बोल. हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. Let us speak, please. Let us speak. हाँ जी बोलो बेटे कोई बात नहीं. फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम. Yes. फॉस्फोरस. बेटे आप लोग मत बोलो. Let us speak. कुछ गड़बड़ होगा मैं बता दूंगी. Let us speak. उसको कॉन्शियस मत करो. हाँ जी बेटा. सोडियम से बोलो आगे. सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आपने स्किप कर दिया था. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से सुनेंगी. ठीक है और अच्छे से याद करना. गुड. चलो बैठो. ये बाकी सब जो खिलखिला रहे हैं इन सबको आते हैं क्या? 30 तक? महक के लिए तो सिर्फ 20 तक था, बाकी सबके लिए 30 तक था. 21 to 30 किसको आते हैं? रेज योर हैंड्स. Who knows it? 21 to 30. Nobody. टाइम पे तो और बोल रहे थे पीछे से. अभी बोलो 21 to 30. Who knows it? ओके मुझे आते हैं, मैं बताती हूँ फिर. 21 is scandium, titanium, vanadium, Manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. बड़ा टीम वर्क है तुम्हारे पास. करते सबने बोल दिया, अकेले कोई नहीं बोलता. एनीवेज गुड है. चलो हमने लास्ट टाइम एटॉमिक साइज की वेरिएशन की थी. एक क्विक रिकैप देती हूँ. पहले मैं आपको एटॉमिक साइज, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस बताती हूँ, फिर हम करते हैं ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का, फिर हम आएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेन ट्रेंड्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. सो एटॉमिक रेडियस जनरली क्या हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं? न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके लास्ट शेल का जो भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. फिक्स्ड कुछ नहीं है, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर पढ़ा है तो बोहर मॉडल बोलता था कि फिक्स्ड है, फिक्स्ड डिस्टेंस होगा, फिक्स्ड रेडियस होगा. बात क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो कहता है प्रोबेबिलिटी पे चलता है वो. तो ये कोई फिक्स नहीं होता एटॉमिक रेडियस. हम इसको जब भी मेजर करते हैं तो उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखेंगे. मॉलिक्यूल कंबाइन होके बना हुआ होगा, उसके जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, उसको हम
रेडियस बोलते हैं। तो जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड इसमें बना हुआ है, ठीक है, जो आपस में शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन की, कोवलेंट बॉन्ड, और जो फिर इसका हाफ हो गया दैट विल बी कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। ठीक है। अच्छा, अगर सिंपल एटम, ये सोडियम है, सोडियम क्या होता है 281, तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका साइज जो है न्यूक्लियस से लेके लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, ये हो गया एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अब इसी को अगर मुझे आयनिक रेडियस मुझे इससे कैलकुलेट करना हो, तो Na से Na पॉजिटिव आयन जब बनेगी तो एटम से आयन बना, कैटायन बना, आयन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना पड़ेगा, तो इसके पास सिर्फ इस वक्त 2 शेल्स हैं। तो ये आयनिक फॉर्म में 2 ही शेल्स होंगी और ये इसका आयनिक रेडियस बन जाए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस। और कौन से तरह के रेडियस होते हैं? और होता है मेटालिक रेडियस। मेटल एटम्स आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, उसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, नो ओवरलैपिंग हियर, जैसे कोवलेंट में ओवरलैपिंग थी ना, मेटालिक बॉन्ड जब बनता है उसके बीच मेटल एटम्स अट्रैक्टेड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, देयर इज नो ओवरलैपिंग एंड दिस रेडियस विल बी कॉल्ड मेटालिक रेडियस। वही न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। एक इनर्ट गैस रेडियस भी हम बोल देते हैं, जो कि सिंपल एक एटॉमिक रेडियस की तरह ही हुआ, बस इनर्ट गैस की क्या प्रॉपर्टी है कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, अकेला होगा, जैसे नियॉन है, दैट इज 28। तो इसके न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है उसको आप इनर्ट गैस रेडियस भी बोल सकते हो, नॉर्मल एटॉमिक रेडियस की तरह ही। ठीक है। फिर एक होता है वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस ये क्या है? जैसे कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इनको वैसे इंटरैक्शंस की कोई जरूरत नहीं है, कोई इनकी ड्यूप्लेट इनकम्प्लीट नहीं है, पर फिर भी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर कहीं एग्जिस्ट होती है। ठीक है, जैसे भगवान होता है ना हर जगह, वैसे एक फोर्स होती है हर जगह, वो है कंपाउंड्स में वैन डर वाल फोर्स, वेरी वीक फोर्स। वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसका जब आप पूरे इसका हाफ ले लोगे, ये पूरा वैन डर वाल फोर्स हो गई, और इसका जो हाफ हो गया दैट इज वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, ये हो गया वैन डर वाल रेडियस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो नॉन पोलर है, उनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, एक वीक फोर्स एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होगी वो वैन डर वाल फोर्स होगी, और जो उसका हाफ होगा दैट विल बी वैन डर वाल रेडियस। तो इन नटशेल इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जैसे अभी आपने देखा वैन डर वाल रेडियस, तो ये इतना डिस्टेंस का हाफ था, दो मॉलिक्यूल जो दूर दूर है। फिर एक आपने किया मेटालिक रेडियस, एक आपने किया कोवलेंट रेडियस। अब ये दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी है, लेकिन इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। कौन है ये? वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, तो इसका रेडियस इससे कम होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा, ये है मेटालिक रेडियस। ठीक है, और इसमें ओवरलैपिंग है तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा, ये है कोवलेंट रेडियस, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये आता है इससे 1 मार्क का क्वेश्चन। दूसरी बात हमने किया Na से Na पॉजिटिव, ये एटॉमिक रेडियस, ये आयनिक रेडियस, Cl से
Cl नेगेटिव, इसका एटॉमिक रेडियस और इसका हो गया आयनिक रेडियस। अब इनमें क्या फर्क है? Na was 281, ठीक है, एंड Na पॉजिटिव इज जस्ट 28, वो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा की वजह से। तो ये जो कैटायन है Na पॉजिटिव, इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, ठीक है। कैटायन हमेशा स्मॉलर होगी पेरेंट एटम से, बिकॉज यहाँ पर क्या था, 281 था, आयन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं और बाहर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ क्या था, 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अब आपको 11 प्रोटॉन्स को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है, तो वो और भी जोर से खींचते और साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। Therefore, cation is always smaller than the parent atom. What about anion? ये है क्लोरीन. This is 287. ठीक है, इसके पास है 17 पॉजिटिव चार्ज एंड 17 नेगेटिव चार्ज। एक आयन बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको लग जाता है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा 288, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए थोड़ा इसको हॉरिजॉन्टली नहीं कर पा रही हूँ। तो 288, अब इसमें क्या फर्क हो गया, इसमें प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इतना नहीं खींच पाता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था तो वो अंदर तो खींच ले रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है तो वो नहीं खींच पाएगा, तो वो फैल जाएगा और फैल के वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जो एनायन है that is always greater than the parent atom. इसमें Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक पहुंच पाता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो Z इफेक्टिव यहाँ पर ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अंदर को खींचता है। और यहाँ क्या ज्यादा है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा है, जो बाहर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया उसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाती हैं, इसीलिए साइज इसका इंक्रीज हो जाता है। Z इफेक्टिव का बताती हूँ, मतलब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी आपको सुनने में आएगा। जैसे सोडियम है आपके पास, तो हमने बोला उसके पास है 281 ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आप इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से पूछोगे कि बताना न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, तो उसको नहीं पता, वो कहेगा कि हाँ होगा अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 के बीच में। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं पता कि अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो तो वही बता सकता है जो उसको फील हो रहा है। तो इसको 11 पॉजिटिव की स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही, यहाँ 11 प्रोटॉन्स हैं, वो 11 के 11 पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट इस तक नहीं पहुंच पाता है, बिकॉज इसके पास जो फर्स्ट शेल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर घूम घूम के इसको शील्ड करते रहते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर तक अपना असर करने से रोकते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। जिसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है, S, और सेकेंड शेल में 2S और 2P दोनों। S और P बहुत अच्छा शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि वो छोटी सी जगह को उन्होंने शील्ड करना होता है। लाइक पहला जो शेल है, फर्स्ट शेल, उसमें एक सब शेल है 1s और एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। और सेकेंड में 2s है और 2p है। आप ये कह लो कि एक रूम है, एक रूम को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, 2 सोल्जर्स हैं, इनफ होंगे, क्योंकि एक ही रूम को प्रोटेक्ट करना है, 2 सोल्जर्स आराम से कर सकते हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको प्रोटेक्ट करना है कि यहाँ पर घूमना है ताकि पॉजिटिव चार्ज बाहर ना निकल सके, तो ये अच्छे से करता है। S shows good shielding,
पी के लिए भी मान लो एक बिल्डिंग है जिसमें 4 रूम्स है, 3 पी के हैं और 1 एस का है, तो एक बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना है, टोटल 8 सोल्जर्स हैं, तब भी काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग 8 सोल्जर्स जो है वो प्रोटेक्ट कर पा रही है। तो एस एंड पी जो ऑर्बिटल्स है वो बहुत अच्छी शील्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर तक नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि कितना चार्ज है अंदर, ये जितना भी फील कर पा रहा है वो होगा इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसको निकालने के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ता है, जितने भी यहाँ पर ये शील्डिंग हुई है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको फील होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्चुअल चार्ज माइनस जो भी शील्डिंग हुई है वो। तो एक्चुअल चार्ज तो 11 है, उसमें जितना भी हर एक शेल का अपनी कंट्रीब्यूशन होती है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव सिलेबस। तो जितना भी वो करेगा माइनस 1 पॉइंट समथिंग करके, तो वो जो भी इफेक्ट होगा वो इसको दिखेगा अराउंड 10 के या 9 पॉइंट समथिंग करके। ठीक है, तो ये सिर्फ एस और पी की बात हुई। अब अगर कोई बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसमें डी एंड एफ ऑर्बिटल्स भी फिल हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें डी एंड एफ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे आपको मैंने बोला कि एस अगर एक रूम के बराबर है और पी अगर एक बिल्डिंग के बराबर है, तो डी पूरे इंडिया के बराबर है और एफ पूरे वर्ल्ड के बराबर है। अब आप खुद सोचो, एक रूम को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 सोल्जर्स, एक बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए 8 सोल्जर्स, लेकिन इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए टोटल 10, डी में 10 आते हैं। अब इंडिया कहाँ से, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ चाइना, हम तो बीच में फंसे हैं, तो ये 10 सोल्जर्स तो बिल्कुल भी इनफ नहीं होंगे। इतना बड़ा है डी ऑर्बिटल, डी इज मेंट फॉर डिफ्यूज्ड, उसका नाम ही डिफ्यूज्ड है, बिखरा हुआ है, वो अच्छी शील्डिंग नहीं कर सकता। एफ तो और भी डिफ्यूज्ड है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एफ में अगर आप 14 इलेक्ट्रॉन्स पुट करके बोलते हो कि शील्डिंग अच्छी होगी, नहीं होगी, इतना फर्क है इसमें। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो एस एंड पी ऑर्बिटल्स है दे शो गुड शील्डिंग, और जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं दे शो पुअर शील्डिंग। ये आपका शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के टॉपिक के अंडर आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि फर्क क्या पड़ेगा, अच्छी शील्डिंग होगी या बुरी शील्डिंग होगी। तो आपने अच्छी शील्डिंग का तो देख लिया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। अब उसका भी आगे क्या फर्क पड़ता है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फास्फोरस, जो कि है आपके पास 285 या कह लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। लास्ट शेल में इसके पास S में 2p में 3 है, और इसके पीछे जो है सिर्फ S एंड P है, जो कि कैसी शील्डिंग शो करते हैं, गुड शील्डिंग। और दूसरा एलिमेंट है आपके पास बिस्मथ, जिसकी लास्ट शेल है 6s2 6p3। कंपैरिजन करते हैं, ये आ गया 1s 2s 2p 3s 3p 3s में 2 एंड 3p में 3, और यहाँ बिस्मथ 1 2 3 4 5 6 6s में 2 और 6p में 3। ठीक है, अब ये हमने किया, s ऑर्बिटल गुड शील्डिंग, p ऑर्बिटल गुड शील्डिंग। तो ये जो न्यूक्लियस है इसका इफेक्ट बाहर तक नहीं जाएगा। तो ये होगा कि जो बाहर वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड बनाने में, पांचों के पांचों निकाले जा सकते हैं और फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और बिस्मथ यहाँ 1 2 3 4 5 ये सारी फिल हो चुकी है। आपको पता है
थर्ड शेल में 3D आ जाता है, फोर्थ में 4D भी आ जाएगा, 4F भी आ जाएगा। तो इसमें ये S और P वाले डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं, उनके पास छोटी जगह है, वो अच्छी शील्डिंग करते हैं। तो इसमें भी अच्छी कर रहे थे, उसमें भी अच्छी करेंगे। मगर बिस्मथ का एटॉमिक नंबर बहुत बढ़ चुका है। डाउन द ग्रुप जाते हो, बहुत सारे प्रोटॉन्स, उसकी सिक्स्थ शेल जो है वो फिल हो रही है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसका न्यूक्लियर स्ट्रेंथ कम है, उसका न्यूक्लियर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इसकी शील्डिंग को तोड़ सकता है। और आगे उसको पता है 3D 4D 5D ने तो कुछ करना ही नहीं है, तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा बाहर, यहाँ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, और यहाँ पर पुअर शील्डिंग और ऑफ डी एंड एफ की वजह से। तो जब ये बाहर निकलेगा, सबसे पहले इसको मिलेगा 6s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनको अट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि शेल वाइज फिल होते हैं, एनर्जी वाइज फिल होते हैं। तो 6s पहले मिलता है, 6p बाद में है। तो ये 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जैसे ये निकल रहे थे, ये वाले s के भी निकल रहे थे और p के भी 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इसमें s वाले इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं निकल सकते, सिर्फ p वाले निकल के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के शो कर सकता है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब अट्रैक्ट हुआ, बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, ये इसको हम बोलते हैं कि इनर्ट हो गया, अनरिएक्टिव हो गया, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि एक ही फैमिली के मेंबर्स, जो छोटा वाला मेंबर होगा जिसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल्स फिल होंगे, दे शो गुड शील्डिंग, और उसकी अच्छी शील्डिंग की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। बट जो उसके फैमिली का बड़ा मेंबर होगा जिसमें d एंड f भी फिल होते हैं, दे शो पुअर शील्डिंग, और वो उसकी वजह से न्यूक्लियस लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है, वो इनर्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, याद रखना है इसको, शील्डिंग इफेक्ट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे हम ट्रेंड्स करते हैं, तो ट्रेंड्स हमारे पास टोटल जो मेन वाले हैं वो 4 हैं। एक जो हमने किया एटॉमिक साइज, दूसरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये सारे गवर्न होते हैं पहली ही प्रॉपर्टी से। अगर आपको इसका फंडा क्लियर है, तो इसी से आप जनरल ट्रेंड बता सकते हो, एक्सेप्शंस आपको याद करनी है। तो एटॉमिक रेडियस का जनरल ट्रेंड है कि इट decreases along the period and it increases down the group. ठीक है, लेकिन जनरल ट्रेंड बहुत कम है चांसेस कि आपको क्वेश्चन पुट किया जाए, क्योंकि ये तो सबको पता है, जो इस चीज से अलग काम कर रहा है उस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। इसका रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट कर जाता है। यहाँ पर जैसे अगर ये लिथियम है तो 3 पॉजिटिव होगा, बेरिलियम है तो 4 पॉजिटिव होगा, बोरोन है तो 5 पॉजिटिव, कार्बन है तो 6 पॉजिटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और वो अंदर को खींच लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर प्रोटॉन्स तो बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है, लेकिन इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, शेल्स का जो एडिशन का इफेक्ट है वो ग्रेटर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, इसीलिए डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है और अलोंग द पीरियड साइज कम होता है। अब इस
पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को अपने माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि यहीं से आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहीं से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता चलेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एक गैसियस एटम में से लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम भी कि इसमें हमेशा इस न्यूक्लियस को और इलेक्ट्रॉन को मैग्नेट और आयरन की तरह सोचना है, जैसे आप मैग्नेट से खेलते हो, ठीक है, या बचपन में खेले थे, मैं तो बहुत खेली थी। तो जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन नेल्स को, या किसी भी कॉइन्स के साथ आप खेल रहे हो, या जैसे भी, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्गर मैग्नेट होगा तो वो जोर से अट्रैक्ट करेगा, वीक होगा तो इतना इफेक्ट उसमें नहीं होता है। अब डिस्टेंस का फर्क पड़ता है कि अगर कोई आयरन नेल आपने पास रखी है और एक दूर रखी है, तो जो पास होगी उसको वो जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, दूर वाली पे उसका इफेक्ट इतना नहीं होता है। तो ये साइज का इफेक्ट है। आप इस अट्रैक्शन से बता सकते हो कि किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब मैग्नेट ने आयरन नेल को जोर से पकड़ा हुआ है, तो उसको जब आप खींचते हो तो आपको भी जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। तो अगर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी और ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको रिमूव करने में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस कम है, सॉरी डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगी और आप इस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, अब सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप यहाँ साइज वाले डायग्राम पे लगाओगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन इजीली निकल रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। इसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये साइज इज जस्ट वन फैक्टर जिसके ऊपर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स affecting ionization enthalpy. Who knows it? कौन बताएगा मुझे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है? Raise your hand. बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस किस चीज पे डिपेंड करती है? जल्दी से, नहीं बताओगे तो आई टेक इट कि आपको नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। कोई भी फैक्टर किसी को भी पता है, आप मेंशन कर सकते हो। नो टीचर्स प्लीज हेल्प, कोई बच्चा बता सकता है, आप बताएं, उनको पूछे कि कोई बता सकता है तो बताए, जितना भी पता है। तो फैक्टर्स आपको आते हैं बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला इंटरैक्ट किया करो। हाँ जी, नॉन मेडिकल से वन स्टूडेंट इज स्टार्टिंग, प्लीज कम फॉरवर्ड बेटा, अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी। अनम्यूट, हाँ जी बेटा बोलो। Screening effect, हाँ जी, penetrating effect, atomic size and formal charge. ओके, और किस किस को आता है ये फैक्टर्स, किस किस ने पढ़े? कैन यू रेज जस्ट प्लेस द हैंड्स हु नोज इट? लेट मी नो ना आपको कितना आता है, मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बताऊंगी। अगर नहीं आता है तो डिटेल में बताऊंगी, आता है तो सिर्फ एक रिवीजन दूंगी। कुछ नहीं बोलते आप लोग। ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम 5 फैक्टर्स करेंगे। पहला हमने कर लिया जो कि है साइज, जिसमें हमने बोला
साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, साइज अगर बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। सेकेंड फैक्टर हम करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये जोर से अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होगी अगर Z इफेक्टिव किसी एलिमेंट का ज्यादा होगा तो। थर्ड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कहता है अगर किसी की बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि D में 10 है या D में 5 है, D10 D5 या P में 6 है और P में 3 है, अगर किसी की ये कॉन्फ़िगरेशन है तो वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। फिर स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट में क्या है, जो मैंने आपको बताया कि अगर S एंड P ऑर्बिटल्स हैं तो वो गुड शील्डिंग शो करेगा, ठीक है। तो गुड शील्डिंग शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल जाते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। और अगर D एंड F ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं तो शील्डिंग पुअर होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक पहुंच जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हाई हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट आपका जो फैक्टर है वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट में कंपैरिजन है, जैसे मान लो थर्ड शेल है 3s 3p 3d, ये ऑर्डर है जिसमें वो फिल होता है, ठीक है, उससे पहले 4s भी फिल होता है, पर ये ऑर्डर है। तो अगर किसी एलिमेंट में 3s का इलेक्ट्रॉन निकालना है और किसी में से 3p का इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्योंकि 3s इज मोर एम्बेडेड, it is more close to nucleus, the electrons are more attracted towards nucleus than 3p। जो पास है न्यूक्लियस के that will be more attracted, तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो उसको निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि जो ज्यादा पेनिट्रेटेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, और इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी हाई होगी, और जो दूर है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी क्योंकि उसकी अट्रैक्शन कम है, वो लेस टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस के साथ, तो उसको आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आई रिपीट 5 फैक्टर्स affecting ionization enthalpy and you'll get a lot of questions based on this topic, क्योंकि एक चीज से डिटरमिन नहीं होता। आप अगर फर्स्ट पीरियड में ही कंपैरिजन करो आपको बहुत सारे क्वेश्चन, एक ही लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई टेल यू, जैसे पहले फैक्टर्स बताती हूँ, छोटे साइज की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, बड़े साइज की कम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। कॉन्फ़िगरेशन किसी की बहुत स्टेबल होगी, फुली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। शील्डिंग किसी ने अच्छी कर दी तो मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बाहर तक नहीं पहुंच रहा है तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो। और डी एंड एफ में पुअर शील्डिंग है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक पहुंचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई। और पेनिट्रेशन इफेक्ट में जो शेल ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करना है तो कोई एक फैक्टर एक टाइम पे नहीं लगता, आपको सारा कुछ देखना पड़ता है। पहले आप क्या देख सकते हो, आप साइज देख सकते हो, पर सिर्फ साइज नहीं लगेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन भी देखनी पड़ेगी।
तो दे आर डिफरेंट इन नंबर जो इसके ऊपर बेस्ड आपको पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, लेट्स ट्राई फॉर दिस। ये है आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। नियॉन तो हमें चलो पता ही है, इनर्ट गैस है। अब इसी को कंपेयर करो, लिथियम और बेरिलियम, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2 अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, तो इसका साइज छोटा होगा। बताओ जरा किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी इसमें? लिथियम या बेरिलियम? आंसर तो दे सकते हो, किसकी हाई होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी? मतलब जो अभी बताया किसी को समझ नहीं आया क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग, आपने किया आयनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक क्लास में? कर लिया है? तो बताओ फिर आंसर। बेरिलियम क्यों? हाँ जी, जो बता रहे प्लीज आगे आके बताओ बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोई आ रहा है बताने? इट्स ओके इफ यू डोंट नो इट, बट एटलीस्ट जितना आपको पता है वो आप बताओ ना बेटा। फिर मैं उसमें, मैंने आपको कहा आप लोग मुझे बताओगे कहाँ तक आता है, तो मैं उससे आगे आपको हेल्प कर सकती हूँ। पर आप ऐसे बैठे रहोगे, मैं बोलती रहूंगी, आपको नहीं समझ आया उसका भी कोई फायदा नहीं है। कौन टेल मी? ये सारे अभी मैं सबसे पूछूंगी इन दोनों में कंपैरिजन, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। आपको ऐसे फैक्टर्स लिखने को नहीं आएंगे कि 5 लर्न कर लिए। और अब तो नेक्स्ट ईयर अभी कॉम्पिटेंसी लेवल तो डे बाय डे बढ़ रहा है बेटा। इस साल भी बोर्ड में 50% कॉम्पिटेंसी लेवल होगा, अगले साल आपके साल तक हो सकता है 70 या 100% ही कॉम्पिटेंसी लेवल हो जाए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया करेंगे, आपको हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई जैसे पहले होता था, बोर्ड्स बहुत प्रिडिक्टेबल होते थे, जो पिछले 20 इयर्स के हमने क्वेश्चंस देखे, हमने बोला इसी में से कर लो, सबके मार्क्स आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इट्स बेटर यू आस्क, इट्स बेटर यू लर्न। इट्स ओके इफ यू डोंट नो इट। अगर आपको आता होता तो हम यहाँ पर नहीं होते इस वक्त। ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि सारा कुछ आता होगा, पर जितना आता है यू कैन शेयर इट। बोलो, आओ बेटा, कौन है? नॉन मेडिकल में से कोई बोल रहा था बच्चा। गर्ल्स प्लीज मेक इट फास्ट बेटा, डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन। Because the nucleus trap increases the atomic size. एटॉमिक साइज सिर्फ एक फैक्टर है एटॉमिक साइज का, और कोई फैक्टर नहीं है। अगर मैं आपको पूछूं लिथियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों है, आप मुझे उसका आंसर क्या दोगे? बोलो। ये एरो लगा दी मैंने कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। हाई इसलिए है क्योंकि इसकी फुली फिल्ड शेल है और ये स्टेबल है। मगर अब मेरा क्वेश्चन अगर ये हो कि लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों है, व्हाट विल यू आंसर? योर आंसर विल बी, इसलिए लो है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा तब ये फुली फिल हो जाएगा। तो अब आपने जो भी इनमें कंपैरिजन करना है, आप ये देखोगे कि जो फुली फिल्ड है वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, लेकिन जिसकी लो होगी उसको कोई ना कोई फायदा हो रहा होगा। फायदा क्या हो रहा होगा? स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? फुली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बन के। ठीक है, जैसे कि अगला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये है बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है।
This is 1s2 2s2. This is 1s2 2s2 2p1. ठीक है, बताओ किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें हायर है? बोलो, बेरिलियम या बोरोन? बेरिलियम। लेकिन अलोंग द पीरियड तो साइज छोटा होता है, फिर छोटे साइज वाले की नहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर क्यों बेरिलियम की ज्यादा है? बोलो, क्योंकि वो फुली फिल्ड है। अगेन इसमें देखो, अब अगर मैं पूछूं कि बोरोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों है, तो क्यों लो है? पहली बात, उसका जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वो फुली फिल्ड होगा। दूसरी बात, अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट आ रहा है कि यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे फुली फिल्ड 2s में से निकालना पड़ेगा, विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड मोर अट्रैक्टेड। लेकिन इसमें 2p में से निकालना, तो 2p लेस पेनिट्रेटेड है, इसीलिए उसमें से निकालना आसान है। और 2p का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो उसको मिल जाएगी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दो रीजंस मैंने दे दिए क्यों बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। तो सिर्फ साइज का इफेक्ट तो नहीं लगा ना इसमें, साइज के अकॉर्डिंग तो ये छोटा था, फिर तो इसका ज्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पर दो और इफेक्ट्स लगे हैं, एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना कॉन्फ़िगरेशन पे बेस पे, और दूसरा इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट हो गया। ठीक है, समझे मेरी बात? ऐसे ही बाकी सबका भी करना है। जैसे हमारे पास है बोरोन और कार्बन, नेक्स्ट बोरोन कार्बन, दिस इज 1s2 2s2 2p1, दिस इज 1s2 2s2 2p2। अब देखो, ना कोई फुली फिल्ड है, ना कोई एग्जैक्टली फिल्ड है, ना कोई पेनिट्रेशन इफेक्ट का फर्क है। अब क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे साइज, क्योंकि बाकी फैक्टर्स रूल आउट हो चुके हैं। तो क्योंकि ये छोटा है तो उसका ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। कार्बन और नाइट्रोजन का देखो, दिस इज 1s2 2s2 2p2, दिस इज 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो अब इसमें ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आ गया, ये बड़ा है ये छोटा है, और ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो इसकी ज्यादा आ गई। ठीक है, और जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करोगे, वो 1s2 2s2 2p4 है, तब भी नाइट्रोजन की ही ज्यादा है ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। और अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जैसे मैं बोलूं ना कि अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों है, हाई क्यों है नाइट्रोजन की, वो तो हम बता देते हैं कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। लो क्यों है ऑक्सीजन की? क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसको हाफ फिल्ड मिल जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा, तो उसका फायदा है। तो हर कोई एलिमेंट अपना फायदा देख रहा है तभी वो आराम से निकाल लेगा। अगर उसका नुकसान हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी खराब हो रही है, तो वो नहीं निकालेगा। तो जो भी 2p3 2p6 डी में 5 डी में 10 ये कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट होगा वो नहीं निकालेगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी खराब हो रही है। लेकिन अगर किसी के पास 2p में 4 है तो वो उसको निकाल के 2p3 कर लेगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। अगर किसी के पास d में 6 है तो उसको निकाल के वो d5 कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। तो स्टेबिलिटी अटेन करनी होती है किसी को, या नोबल गैस मिल रही हो कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर आपको एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कुछ भी मिल रहा हो, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल के लो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी हो जाती है। समझ आया बेटा ये? यस और नो? बड़ी सोई सोई सी यस है, ये नहीं समझ आएगा तो चैप्टर का मेन पार्ट ये है। समझ आया? खाना नहीं खा के आए या फिर खा के आए थे भस्म हो गए हैं?
लंच टाइम कब होता है? के बाद होगा, फिर आएगी एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है, उस पर काफी क्वेश्चन आते हैं, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है, उसका मतलब है वो स्पीशीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि हमारे पास नियॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है नियॉन के पास? 10 टोटल। एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन इज 10। के पास कितने हैं? 11। और Na पॉजिटिव के पास 10। मैग्नीशियम के पास कितने हैं? और Mg2 पॉजिटिव के पास? एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? और Al3 पॉजिटिव के पास? क्लोरीन के पास कितने हैं? 9। और F नेगेटिव के पास 10। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। और O2 नेगेटिव के पास? नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7। और N3 नेगेटिव के पास 10, right? Because all of these species contain same number of electrons, we call them isoelectronic species. ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा आता है इसके साइज पे। साइज पे जैसे मैंने आपको बताया था, cation is always smaller than the parent atom and anion is always larger than the parent atom. तो इनका जो साइज है वो ऐसे वेरी करेगा। Al3 पॉजिटिव सबसे छोटी होगी, फिर Mg2 पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव। और इसमें जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता रहेगा उतनी रिपल्शन बढ़ती रहेगी। ठीक है, रिपल्शन बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होता रहेगा प्रोटॉन बढ़ता रहेगा। तो जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा और साइज उतना कम होता रहेगा। समझे? अब आज मैंने जो भी कराया एग्जैक्टली सेम पोर्शन में से I'll ask you questions next time. पहले नहीं पढ़ा ठीक है, अब तो पढ़ा ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा, ढंग से नहीं सुना, घर में जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट टाइम I'll ask you questions about this. डेफिनेट क्वेश्चन है, यही पोर्शन सबसे ज्यादा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 2-3 टिपिकल क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेन यहीं से आएगा, साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, असाइनमेंट ट्राई करना, ये रिवाइज करना। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।